Hello everybody, welcome back to my channel Nivira Classes. I am Niveta Jaiswal. Today I will discuss legal aptitude MCQ question. और ये बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा बोला गया है कि मैम इस पर वीडियो अपलोड कीजिए। मैंने इसे हाथ से तैयार की हूँ, लगभग 100 से एबव क्वेश्चन है और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आई थिंक इससे तो बाहर से क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। तो मैंने इसे बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। इसको तैयार करने में मुझे 1 से 2 मंथ का वक्त लगा है, क्योंकि इसमें देखना पड़ता है कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे MCQ क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, एंड इसके आंसर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड इसकी रीज़न क्या क्या है, कैसे एक MCQ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक हम लोग जो टॉपिक है उसके इंटरनल मैटर में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा लगता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम लोग कंफ्यूज होकर गलत आंसर दे देते हैं और हमें लगता है कि हम लोग ने सही किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। IPC हो गए, चाहे आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाते हैं एंड आपकी जो टॉट है, ये सब से क्वेश्चन जो है MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मैंने कैसा तैयार किया है। और 100 से एबव क्वेश्चन है, आई थिंक एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं लीगल एप्टीट्यूड MCQ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका भागीदारी पार्टनरशिप फर्म के मामले में ए पॉइंट आ जाता है। मामले में भागीदारों की स्थिति दोहरी होती है, अर्थात भागीदार फर्म के स्वामी भी होते हैं और एक दूसरे के अभिकर्ता भी। एंड बी पॉइंट है आपका कई भागीदारी की फर्म का कोई एक भागीदार किसी व्यक्ति के साथ धोखेबाजी करता है तो उसकी क्षति के लिए सभी अभियुक्त क्या सभी जो भागीदार हैं नहीं होंगे, सभी भागीदार नहीं होंगे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है केवल 1, सेकंड ऑप्शन हो जाता है केवल 2 एंड सेकंड जो थर्ड ऑप्शन है 1 एंड 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ मैं बता दूँ कि ये क्वेश्चन जो है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा केवल 1, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर अभिकर्ता गलती करता है, एजेंट गलती करता है तो उसके जिम्मेदार जो हैं आपके एजेंट तो प्रिंसिपल जिम्मेदार होते हैं, मीन्स स्वामी भी जिम्मेदार होंगे अगर कोई भी एजेंट अगर गलती करता है तो यहाँ पर क्षति के लिए यहाँ पर सभी भागीदार नहीं होंगे। ये जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो दिया हुआ है ये गलत है, इसलिए केवल 1 होगा आंसर। एंड सेकंड जो क्वेश्चन आ जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या इसका परमादेश प्रतिषेध ये सब रीट है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में इसको डिफाइन किया गया है। तो इसमें से इसका क्वेश्चन का आंसर जो है कौन सा होगा? तो ये आपका हो जाता है, इसका आंसर जो है थर्ड होगा, जो कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है हमें शरीर की रक्षा करनी चाहिए, हमें शरीर चाहिए। जो कहा जाता है परमादेश जो है थर्ड पॉइंट हो जाता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश मीन्स आदेश देना, आपको ऐसे ही पता चल रहा है। प्रतिषेध मीन्स हो जाता है आपको अधीनस्थ न्यायालय का लेख। और उत्प्रेषण जिसे हम क्वेश्चन भी कहते हैं, पूर्णतया सूचित करना। और अधिकार परीक्षा मीन्स किस अधिकार से, अधिकार यहाँ वर्ड आ जा रहा है तो आपके दिमाग में कुछ आना चाहिए, फटाक से क्लिक करना चाहिए किस अधिकार से इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। ओके अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा क्या चीज़ कहता है? तीसरा जो कथन है ये कहता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से एक है कोई भी व्यक्ति अपने ही कारण में न्यायाधीश नहीं होगा। एंड कारण है आर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की कार्रवाई में निष्पक्ष खेल की आवश्यकता होती है। तो क्या फर्स्ट जो ऑप्शन है ए और आर सही है या आर ए का सही स्पष्टीकरण है? ऑफकोर्स ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण। क्यों सही स्पष्टीकरण है? क्योंकि यहाँ पर पहले ही बताया है, ये आई थिंक क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल लॉ से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने ही कारण से न्यायाधीश नहीं हो सकता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की कार्रवाई में निष्पक्ष, यहाँ पर कोई भी जजमेंट जो है निष्पक्ष दिया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। ओके
फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, जो सेकंड पॉइंट है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 ईयर की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलवाते हैं। यहाँ पर फोर्थ का ऑप्शन जो है 3 सही नहीं है, क्योंकि वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति को नियुक्त नहीं करते हैं। सभी उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है, ना कि कोई भी मुख्य न्यायमूर्ति जो होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वो लोग नियुक्त नहीं करते हैं। तो यहाँ आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, तब जाकर आंसर देना होगा, तभी आप जो है एक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन आता है, उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है। फर्स्ट है, कहाँ कहाँ विधि व्यवसाय नहीं कर सकता? भारत के किसी भी न्यायालय में। सेकंड है, उस उच्च न्यायालय में जहाँ से वह सेवानिवृत्त हुआ है। एंड थर्ड हो जाता है, भारत की किसी भी उच्च न्यायालय में। फोर्थ हो जाता है, उच्चतम न्यायालय में। यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है उस उच्च न्यायालय में जहाँ से वो सेवानिवृत्त हुआ है वहाँ पर वो क्या नहीं कर सकता है? विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है वो सही होगा। ओके, 6 क्वेश्चन आता है। आपको देख रहे होंगे कि मैंने हाथ से लिखी हूँ, तो हैंड राइटिंग है ये। आप हैंड राइटिंग मेरी देख के आप लोग ये मत होइएगा कि मैम आप कैसा लिखती है करके। मैंने बहुत मेहनत की हूँ, मेरा हाथ भी दर्द दे रहा था, लेकिन मैं आपके इतने सारे कमेंट रहते हैं कि मैम एमसीक्यू क्वेश्चन बनाइए, मैम एमसीक्यू क्वेश्चन बनाइए, जिसके चलते मैं बहुत ही ज़्यादा सोचती हूँ कि पहले क्या था कि मैं भी जब एलएलबी का एग्ज़ाम दे रही थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रही थी, तो मैं भी सोचती थी कहीं से भी एलएलबी क्वेश्चन मिल जाए तो मैं फटाक से करने लगूँ। तो इस तरीके का एक्साइटमेंट होती है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर 6 जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो है आई थिंक पूछे ही जाएंगे एंड पूछे जा चुके हैं। तो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कौन कौन से पूछे गए हैं। तो हम लोग 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी की मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से, ये सब आईपीसी का क्वेश्चन है, उद्देश्य से उसकी चाय में जहर समझते हुए चीनी मिलाता है। ए ने कौन सा अपराध किया? यदि कोई है तो क्या है? पहला हो जाता है, ए ने किसी अपराध का जिम्मेदार नहीं किया है। ए हत्या के प्रयास हेतु जिम्मेदार है। ए आपराधिक षड्यंत्र का दोषी है। ए बुरे आशय का दोषी है। यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें तो जहर समझते हुए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, जहर समझते हुए उसने चीनी मिलाता है, यानी जहर जान रहा है कि वो जहर है, लेकिन फिर भी उसने गलती से वो जहर समझते हुए चीनी मिला देता। तो यहाँ पर जो 6 का जो है हत्या के प्रयास हेतु जिम्मेदार होगा। यहाँ पर सेकंड जो आंसर है यहाँ पर होगा, क्योंकि उसने क्या किया कि उसने जानबूझकर, गलती से नहीं, जानबूझकर चीनी के बदले जहर मिलाता है। तो उसने क्या किया? हत्या के प्रयास हेतु जिम्मेदार होगा। मृत्यु कारित, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, मृत्यु कारित करने हेतु, उद्देश्य उसका यही है। तो यहाँ पर हत्या के प्रयास हेतु जिम्मेदार होगा। आपराधिक षड्यंत्र भी नहीं होगा, बुरे आशय भी नहीं होगा, क्योंकि हत्या के प्रयास हेतु जिम्मेदार होगा। ओके, अब यहाँ पर 7th क्वेश्चन है, एक औरत यह कहते हुए कुएं में दौड़ी कि वह उसमें कूद जाएगी, परंतु वह वहां पहुंचने से पहले पकड़ ली जाती है, तो यह दोषी होगी। यह क्वेश्चन बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो सदोष मानव वध के प्रयास हेतु जिम्मेदार होगी, स्वयं को क्षतिकारित करने का प्रयास हेतु, थर्ड है आत्महत्या के प्रयास का, या फिर फोर्थ है कोई अपराध नहीं। तो यहाँ पर 7th का थर्ड जो ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि उसने क्या किया? आत्महत्या के प्रयास हेतु दौड़ी है, तो उसको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा। ओके, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैफिक आ रहे हैं, ट्रैफिक की आवाज़ आ रहे हैं, बट ट्रैफिक की आवाज़ आ सकते हैं बिकॉज मैंने जो विंडो है एंड डोर है ओपन की हूँ, ताकि जो प्रकाश है, लाइट है, वो हमारे कॉपी पे पड़ सके, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में। ओके, अब हम लोग चलते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। किसी विशेष अपराध के लिए संक्षिप्त सार जिसमें सबसे पहले जानने का अधिकार उस व्यक्ति को जिसको विरुद्ध इसे लगाया गया है कहलाता है। जैसे कि क्या कहलाता है? एफआईआर कहलाएगा, आरोप कहलाएगा, या चार्जशीट कहलाएगा, या पुलिस रिपोर्ट कहलाएगा।
तो आपने FIR दर्ज किया है, सॉरी, आपने विशेष अपराध के लिए संक्षिप्त सार किसके बारे में दर्ज किया है, जिसके विरुद्ध लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, आरोप कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, आरोप। ओके, अब यहाँ पर 9th पॉइंट करते हैं, कॉपीराइट कितने वर्षों के लिए होता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, कॉपीराइट कितने वर्षों के लिए होता है। हम बहुत एक्साइटेड पन में कुछ भी लगा देते हैं 50 ईयर 60 ईयर, बट 50 60 वगैरह नहीं होगा, ये सॉरी 50 70 80 वगैरह नहीं होगा, 60 ईयर होगा। ओके, यहाँ पर कॉपीराइट के लिए कितने वर्षों के लिए, मीन्स कि कॉपीराइट आप नहीं कर सकते हैं 60 वर्ष तक आप कॉपीराइट नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टिम। विक्टिम किसे कहते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी 4 से 5 दिन तक लगभग मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम पर ही फोकस करूंगी, क्योंकि बच्चों के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, बेसिक क्या होता है, बेसिक लॉ क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चन, इस सब से क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि ये सब क्या चीज़ होते हैं। तो मैं अपलोड करूँगी बेसिक लॉ के ऊपर कि लॉ क्या होता है, प्लांटिफ क्या होता है, डिफेंडेंट क्या होता है। तो आप मेरे जो लॉ क्लासेस है उसके ऊपर बने रहेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा जैसे कि 10 क्वेश्चन है विक्टिम। विक्टिम मीन्स होता है शिकार। शिकार मीन्स कि जो कोई जैसे किसी के ऊपर अपराध किया जा रहा है, तो आप देखते होंगे कभी भी जैसे रेप पीड़िता हो जाती है, पीड़ित जिसको कहा जाएगा, तो विक्टिम बोला जाता है, रेप विक्टिम। तो यहाँ पर जो शिकार होता है मीन्स कि पीड़िता होता है, पीड़ित होता है, उसे विक्टिम कहते हैं। एक्यूज्ड मीन्स होते हैं कि अभियुक्त। अभियुक्त जैसे कि कोई जिम्मेदार होता है, मीन्स कि कोई अपराध करने के लिए जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके ऊपर अभी तक ये नहीं हुआ है कि मीन्स आपका जजमेंट नहीं पारित किया गया है, लेकिन एक तरीके से कहा जाए कि उसको मीन्स कि अभी भेग में रखा गया है कि आप हो, तो उसको कहेंगे अपराधी हो। ओके, तो उसे हम लोग अभियुक्त कहते हैं, एक्यूज कहते हैं। प्लांटिफ वादी। वादी मीन्स होती है कि जैसे कि जो व्यक्ति जो है जो सफ़र करता है, ओके, जो रिपोर्ट लिखाता है, जो व्यक्ति जो है सफ़र करता है, उसे हम लोग वादी कहते हैं। डिफेंडेंट प्रतिवादी। डिफेंडेंट मीन्स कि जो जिसके द्वारा व्यक्ति जो है सफ़र करता है, मीन्स कि जो जिस व्यक्ति की गलती रहती है उसे हम लोग प्रतिवादी कहते हैं। प्रोसिक्यूटर मीन्स होती है अभियोजन पक्ष। ओके, अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है डॉली इनकैपेक्स मीन्स कि डॉली इनकैपेक्स क्या होती है। तो 7 ईयर से कम शिशु के लिए, 7 ईयर से एबव बट 12 ईयर से कम। थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका 18 ईयर से कम आयु के बालक के लिए, 14 ईयर से कम आयु के बालक के लिए। तो यहाँ पर डॉली इनकैपेक्स मैंने जब लीगल मैगजीन्स पढ़ा रही थी उसमें भी बताई थी कि डॉली इनकैपेक्स क्या होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि 7 ईयर से कम उम्र के शिशु को हम लोग डॉली इनकैपेक्स कहते हैं। अक्षम गुड़िया जिसे हम कह सकते हैं, अक्षम गुड़िया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अक्षम गुड़िया। ओके, जिसे सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, उसे हम लोग डॉली इनकैपेक्स कहते हैं। अब यहाँ पर 16 पॉइंट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन हत्या के अपराध को मानव वध में विघटित कर देता है। ये आपका क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। चित्त विकृति, ममता या फिर प्रकोपन, दुर्घटना, ये आपका 299 के एक्सेप्शंस में दिए गए हैं। तो प्रोवोकेशन जो है, प्रोवोकेशन, इसे हम लोग प्रकोपन भी कहते हैं, प्रोवोकेशन को यहाँ पर हत्या के अपराध में मानव वध में विघटित कर दिया गया है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा। ओके, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रयुक्त शब्द हिंदू के अंतर्गत कौन है। जैन, सिख, बौद्ध, जैन, बौद्ध, सिख। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर यहाँ पर हिंदू शब्द के अंतर उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, यहाँ इनमें से कोई भी होगा। ओके, कोई भी। ओके, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी, या फिर हम कह सकते हैं इनमें से कोई भी। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। ए, आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति आपको पता है कि 368 के तहत है। संविधान के मूल ढांचे में संशोधन की शक्ति शामिल नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं, मैंने इसको नहीं नोट आउट किया है।
तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। जो भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित होने योग्य अपराध करने का प्रयोग करता है और ऐसा करने के दौरान अपराध कारित करने में सहयोग देने वाला कोई कार्य करता है, वह दंड का भागी होगा। चोरी भारतीय दंड संहिता द्वारा दंडनीय अपराध है। तथ्य हो जाता है ए एक बॉक्स को तोड़कर कुछ आभूषण चोरी करने का प्रयास करता है, लेकिन बॉक्स खोलने के बाद उसे पता चलता है कि उसमें आभूषण तो है ही नहीं। ये क्वेश्चन जो है चोरी के सेक्शन से लिया गया है। तो यहाँ पर 19 क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आपने एक बॉक्स को भले ही आपने कहीं भी ले के गए, बॉक्स को तोड़े, उसको उठाएं, उठाने से ही यहाँ पर आपका साबित हो जाता है कि आपने चोरी का अपराध किया है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है सही होगा। ओके, आपको लगता होगा कि आभूषण मिला ही नहीं तो उसने चोरी नहीं किया होगा, फट से आपने ए ऑप्शन लगा दिए, लेकिन ए ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये आईपीसी का क्वेश्चन है, बुला बुला के क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग को सही से क्वेश्चन आंसर टिक करना होगा ताकि हम लोग का एंट्रेंस में अच्छे नंबर आए एंड हम लोग जो है क्वालिफाई कर ले। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। सिद्धांत। एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की लापरवाही के लिए उत्तरदायी होता है। ऑफ कोर्स उत्तरदायी होता है, जैसे कि कोई भी एजेंट जो है अगर गलती करता है तो प्रिंसिपल जिम्मेदार होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। लेकिन कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी की लापरवाही के लिए उस स्थिति में जिम्मेदार नहीं होगा जबकि उस लापरवाही का शिकार उसका कोई अन्य नियोक्ता हुआ हो। नियोक्ता यहाँ पर तथ्य है ए एंड बी कारखाने में अकुशल श्रमिकों के रूप में काम कर रहे थे और ए अपने सिर पर पत्थरों का एक टोकरा ले जा रहा था। बी जमीन पर बैठा था। जब ए बी के पास से गुजरा तो टोकरे का एक पत्थर गिर गया जो बी के सिर पर लगा। बी तुरंत मर गया। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है कारखाने का स्वामी उत्तरदायी होगा। सेकंड ऑप्शन हो जाता है ए और कारखाने का स्वामी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। थर्ड ऑप्शन हो जाता है कारखाने का स्वामी उत्तरदायी नहीं होगा एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 20 का आपका आंसर हो जाएगा कि कारखाने का स्वामी जिम्मेदार। पहले ही मैंने बोली हूँ कि अगर कोई भी, जैसे कि आप कोई भी कारखाना में काम करते हो या फिर कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपसे अगर कोई भी गलती हो जाती है, आप एम्प्लॉय हो, आप वहाँ के लेबर हो, आप वहाँ के एजेंट हो, अगर आपसे गलती हो जाती है तो आपको स्वामी जिम्मेदार होगा। स्वामी मीन्स हो जाता है प्रिंसिपल जिम्मेदार होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। ओके, 21। कथन ए अपराध इसलिए दंडनीय है कि विधि में उसका उपाय किया गया है। कथन आर अपराध समाज की नैतिक चेतना के लिए असहज है या फिर हम कह सकते हैं असहज है। तो यहाँ पर ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड पॉइंट आता है ए आर दोनों सही है बट आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। थर्ड पॉइंट आ जाता है ए सही है बट आर गलत है एंड फोर्थ है ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा? अपराध यहाँ पर सेक्शन ये 21 का आंसर आपका 3 हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। अपराध समाज की चेतना के लिए असहज नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अपराध समाज की चेतना को सबको ही मालूम रहता है कि अपराध जो है, कोई भी अपराध करते हैं तो वो अपराध जो है अपराध ही होता है। अब यहाँ पर 22 क्वेश्चन है। एक पति अपनी पत्नी को बिना सूचित किए कहीं चला जाता है। उसने उसके बारे में पता लगाया बट कुछ नहीं पता चला। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन PCSJ के भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आई थिंक एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी ले सकता है इसको। 6 वर्ष तक इंतज़ार किया करने के पश्चात वह महिला पुनर्विवाह कर लेती है। 7 ईयर से पहले उसका पति वापस आ जाता है और पत्नी पर द्विविवाह मीन्स बाइगेमी का केस फाइल करता है। तो पत्नी फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है द्विविवाह की दोषी नहीं होगी। द्विविवाह की दोषी है क्योंकि वह जानबूझकर विवाह किया है। द्विविवाह मीन्स बाइगेमी 494 एंड 495 IPC के तहत अपराध होता है। द्विविवाह का दोषी क्योंकि उसका पति अभी जीवित था। दोषी नहीं है क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया है। आर वर्सेस टॉल्सन का केस है 1889। ओके, तो यहाँ पर 22 क्वेश्चन है उसका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा क्योंकि द्विविवाह का दोषी है क्योंकि उसका पति अभी जीवित था। आपको पता होना चाहिए कि 7 ईयर से पहले अगर कोई भी पति और पत्नी में से कोई भी अगर नहीं मरा है या फिर डाइवोर्स नहीं लेते हैं और अगर उससे पहले अगर आप शादी कर लेते हैं तो आप द्विविवाह मीन्स बाइगेमी के दोषी होंगे। 23 का एक भिखारी को पर्याप्त भोजन होने के बावजूद भोजन नहीं देता जिसके कारण भिखारी की मृत्यु हो जाती है।
तो क दोषी है। फर्स्ट है किसी भी अपराध के लिए नहीं, सेकंड है हत्या के प्रयास के लिए, थर्ड है हत्या के लिए, फोर्थ है आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है उसके लिए। तो यहाँ पर एक भिखारी को पर्याप्त भोजन, तो यहाँ पर भिखारी को आप भोजन दे या नहीं दे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर सेक्शन 23 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा कि कोई भी अपराध के लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। ओके, अब यहाँ पर 24 कहता है आप फट से टिक लगा लेंगे हत्या के प्रयास के लिए जिम्मेदार होगा, बट ऐसा नहीं है। कोई भी भिखारी को अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। ओके, तो यहाँ पर किसी भी अपराध के लिए आप दोषी नहीं हैं। 24 क्वेश्चन है, क एक अच्छा तैराक है, वह ख को डूबते हुए देखा किंतु उसे बचाया नहीं। ऐसी परिस्थिति में निम्न में से कौन सा सही उत्तर होगा? सही उत्तर होगा या फिर कौन सा उत्तर सही है? क ने हत्या का प्रयास किया, क ने हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी है। थर्ड हो जाता है क ने कोई अपराध नहीं किया। फोर्थ हो जाता है क ने आत्महत्या के दुष्प्रेरण का प्रयास किया। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 24 मीन्स कि क ने कोई अपराध नहीं किया। यहाँ मैंने पहले ही बताई कि आप क्या है कि जैसे कि आप तैर रहे हो, तो तैरते हुए अगर आपको डूबते हुए देखा, बट हो सकता है कि उसको लगा हो कि मैं भी डूब जाऊंगा, तो ऐसी परिस्थिति में आपने न तो हत्या का प्रयास किया, ना ही आपराधिक मानववध का प्रयास किया, आपने कोई भी अपराध नहीं किया है। ओके, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर 25 क्वेश्चन आ जाता है, अपराध की 4 अवस्थाएं कौन कौन है? आशय, तैयारी, प्रयत्न, परिणाम। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपराध की 4 अवस्थाएं आप जान लीजिएगा। इसका मैंने पूरा एकदम सीक्वेंस में लिखा है। सबसे पहले आशय हो जाता है, फिर इसके बाद प्रिपरेशन होगा, फिर इसके बाद आपका प्रयत्न हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा परिणाम। ओके, 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपराधों में दुराशय का एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपका इंटेंशन हो, मैंसरिया हो या नहीं हो, द्विविवाह मीन्स बाइगेमी जो है आपका आवश्यक तत्व नहीं है। 26 का जो ऑप्शन नंबर 2। ओके, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखते रहेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा जाएगा एंड पूछा जा चुका है, उसको मैं लेके आई हूँ। और ये वीडियो हो सकता है लंबा बने, जहाँ तक जा सकता है चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद जो भी टॉपिक बच जाएंगे, जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे, अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 27 कहता है, क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत की भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हाँ, सेकंड ऑप्शन है केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब हाँ, थर्ड ऑप्शन है यदि वह जुर्म करने के पश्चात भारत में आता है तब हाँ, फोर्थ ऑप्शन है नहीं। यहाँ पर 27 का हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, केवल वह भारत का नागरिक है तब वह जो है भारत के न्यायालय के लिए उत्तरदायी होगा, मीन्स कि भारत के न्यायालय में आप केस जो है चला सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये आईपीसी के सेक्शन 4 क्लॉज 1 से इसको बताया गया है, तो मैं आपको डीपली समझा रही हूँ, तो आप ये मत समझिएगा कि मैम ने क्या बता रही हैं। अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, युगांडा में हत्या करता है। यह क्वेश्चन जो है एपीओ के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए हो सकता है कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए। वह दिल्ली में पकड़ा जाता है, हत्या के अपराध के लिए वह केवल युगांडा के लिए हत्या के अपराध के लिए दोषी होगा। सेकंड हो जाता है केवल उस देश में मृतक जहां का नागरिक था। थर्ड हो जाता है उपयुक्त में से दोनों। फोर्थ हो जाता है दिल्ली में विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 4 आईपीसी के 4+1 से ही लिया गया है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति जो है भारत से बाहर में हत्या करता है, तो अगर दिल्ली में पकड़ा जाता है तो दिल्ली में ही उस ट्रायल चलेगा। ओके, उस दोष का ट्रायल चलेगा, उस हत्या के अपराध का ट्रायल चलेगा। ओके, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं एंड कोई भी लीगल प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल मी 4 ऐप के थ्रू भी बात कर सकते हैं। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके,
तो 29 क्वेश्चन हो जाता है, ए एक भारतीय नागरिक है इंग्लैंड में जारक्रम। जारक्रम मीन्स होती है एडल्ट्री। आपको पता है कि 498 आई थिंक 498 497 को एडल्ट्री को हटा दिया गया है। जो उस देश में अपराध नहीं करता है, कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? वह न्यायालय जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जारक्रम किया गया है। सेकंड ऑप्शन हो जाता है, भारत के किसी भी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया है। थर्ड हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एंड फोर्थ हो जाता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो अब तो आई थिंक एडल्ट्री को हटा दिया गया है। तो अगर वो इंग्लैंड में जारक्रम करता है तो इस तरीके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसे बताना बहुत ज़रूरी है। सेकंड ऑप्शन हो जाता है, भारत के किसी भी स्थान में किसी भी दांडिक जो न्यायिक दंडाधिकारी हैं, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी हैं, वहाँ पर आप जो है चला सकते हो। लेकिन मैं बता सकती हूँ कि एडल्ट्री को ख़त्म कर दिया गया है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आई थिंक पूछ नहीं सकता है क्योंकि एडल्ट्री को ख़त्म कर दिया गया है। 30 क्वेश्चन है, दिल्ली में रहने वाला भारत का एक नागरिक इस्लामाबाद पाकिस्तान में हत्या करता है, बाद में वह बम्बई में पाया जाता है। उसके ऊपर धारा 402 भारतीय दंड संहिता के अधीन मुकदमा चलाकर उसे निम्न स्थान पर दंडित किया जाता है। फर्स्ट हो जाता है इस्लामाबाद में दंडित किया जाएगा, सेकंड हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में, या थर्ड हो जाएगा बम्बई में, या उपयुक्त में से कहीं भी नहीं, या उपयुक्त में से कहीं भी, उपयुक्त में से कहीं भी। 30 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, बम्बई में होगा, क्योंकि 30 का क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है सी, बम्बई में होगा, क्योंकि उसने क्या किया है कि वह व्यक्ति बम्बई में पाया गया है, तो ऑफकोर्स बम्बई में ही उसे मुकदमा चलाकर दंडित किया जाएगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है आईपीसी के सेक्शन 188 से। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31। एक भारतीय नागरिक ने इंग्लैंड में अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, क्या उसे भारत में विचारित किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि अपराध जो है इंग्लैंड में किया है। सेकंड है हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अंतर्गत, और थर्ड है उसका विचारण अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होगा, फोर्थ है उसका विचारण कहीं भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका सेकंड है हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अंतर्गत। जैसे कि यहाँ पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपराध करता है भारत से बाहर, तो आईपीसी का सेक्शन 4 लगता है, और जहां वो पकड़ा जाएगा वहीं पे उसका ट्रायल चलेगा। ओके, 32 ऑन ए ब के पेट पर पैर से 2 बार प्रहार किया, जिससे वह बेहोश हो गया और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ऑन ने कौन सा अपराध किया? पहला है हत्या, सेकंड है उपहति, थर्ड है आपराधिक मानववध, फोर्थ है घोर उपहति। तो यहाँ पर पैर से पेट में प्रहार कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कोई भी व्यक्ति जो है मर ही जाएगा। तो यहाँ पर आपराधिक मानववध का दोषी होगा। ओके, कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 299 आईपीसी। 33 ए यह विश्वास कराने के आशय से कि जेड ने बी की घड़ी चुराई है, जेड का एक चित्र खींचता है और उसमें बी की घड़ी लेकर भाग रहा है, जिसमें दिखाता है कि वह बी की घड़ी लेकर भाग रहा है। तो यहाँ पर ए ने क्या अपराध किया? यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या अपराध किया? अपराध किया है, तो यहाँ पर अपराध नहीं होगा। यहाँ ध्यान से समझिएगा, ए ने चोरी की, सेकंड आपका ऑप्शन हो जाता है आपराधिक, या थर्ड हो जाएगा मानहानि, एंड फोर्थ हो जाएगा उद्यापन। तो 33 का जो है मानहानि, क्योंकि उसने उसके चरित्र पर लांछन लगाया, चरित्र पर उसके जो है उसके रेपुटेशन को लॉस किया। लॉस रेपुटेशन मीन्स कि वो घड़ी चुराया भी नहीं है, वॉच चुराया भी नहीं, लेकिन उसको दिखा देता है कि तुमने वॉच चुराया है, तो ऑफकोर्स डिफॉर्मेशन का जिम्मेदार होगा, मानहानि का जिम्मेदार होगा। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34, ए एक बंदूक खरीदने के लिए एक दुकान पर जाता है, बंदूक को देखते हुए वह हंसी मजाक में बंदूक चल जाती है। यह क्वेश्चन जो है इंस्टाग्राम में एक बच्चे के द्वारा पूछा गया था, तो मैं इसका आंसर बता देना चाहती हूँ। यह न जानते हुए कि बंदूक भरी हुई है जिससे उसके मित्र की मृत्यु हो जाती है, ए दोषी होगा। तो उस स्टूडेंट के मन में यह आंसर आ रहा था कि उसने क्या किया कि अपराधी नहीं है, क्योंकि वह एकमात्र दुर्घटना थी। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि
यहाँ पर उतावलेपन और उपेक्षा कार्य द्वारा मृत्यु करने का ऑप्शन जो है सही होगा, ना कि वो अपराधी नहीं है। यहाँ पर आप भरी हो चाहे नहीं भरी हो, आपने गन चलाए, किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको छोड़ दिया जाए तो आप हो सकता है कि दोबारा भी कर सकते हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दोबारा भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अपराधी जो है उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण यहाँ पर हो जाएगा आपका नेग्लिजेंस के द्वारा नेग्लिजेंस के द्वारा आपने क्या किया, किसी की मृत्यु कारित कर दी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। ना तो हत्या, ना तो आपराधिक मानववध, ना ही अपराधी, ना ही वो दुर्घटना मात्र होगा। यह ऑप्शन हो जाएगा आपका 3rd नंबर। ओके, 35 क्वेश्चन। अ और ब ने एक बैंक को लूटने की योजना बनाई। अ बैंक में गया और अपनी पिस्तौल से रोकड़िए, मीन्स हो जाता है आपका रोकड़िया, क्लर्क भी कह सकते हैं, या फिर जो बैंक के कर्मचारी होते हैं, उसको मार कर राशि ले ली। और जब बैंक से लौट रहा था तो उसने भी बैंक के गार्ड को मार दिया। ब जो मोटरसाइकिल पर बैंक के बाहर इंतजार कर रहा था वह भाग गया। तो ब आपराधिक दायित्व तो क्या होगा, ब का क्या आपराधिक दायित्व होगा? पहला हो जाता है ऑप्शन आपका कोई दायित्व तो नहीं, सेकंड ऑप्शन केवल आपराधिक षड्यंत्र के लिए दायी होगा, थर्ड ऑप्शन केवल लूट के लिए दायी होगा, एंड फोर्थ ऑप्शन रोकड़िए की हत्या एवं लूट के लिए, दोनों के लिए वो दायी होगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, क्योंकि उसने रोकड़िया की भी हत्या कर दी और उसने लूट भी लिया बैंक को, तो दोनों के लिए वो ये कल्पेबल दोनों के लिए वो दायी होगा, इंस्टिगेट होगा कह सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, आपका दोनों के लिए जिम्मेदार भी कह सकते हैं। 36 क्वेश्चन। एक्स और वाई दोनों जेड की हत्या करने जाते हैं। एक्स हाथ में भाला लिए चौकन्ना खड़ा रहता है और वह जेड को कोई वार नहीं करता है। वाई जेड को मार डालता है। क्या फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है जेड हत्या के लिए कि वाई दोषी है, जेड की हत्या, सेकंड ऑप्शन जेड की हत्या के लिए एक्स वाई दोनों दोषी है, थर्ड है एक्स ने वार नहीं किया इसलिए वह दोषी नहीं है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही उत्तर सही है। तो यहाँ पर 36 का ऑप्शन नंबर सेकंड, जेड जो है हत्या के लिए एक्स और वाई दोनों जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि आप जो है दोनों ने कंसेंट दिया, दोनों ने क्या किया, आपका दोनों का इंटेंशन वही था, आपने दोनों आपराधिक षड्यंत्र रचा, 120 भी किया और जाकर उस व्यक्ति को जेड को मार डाला। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि आप जो है भाला लिए चौकन्ना खड़े थे, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, आपने साजिश किए, आप खड़े थे, वही काफ़ी है, इसीलिए आप जो है हत्या के लिए जिम्मेदार होगे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाता है आपका 37। ए ने सद्भावपूर्वक ख को एक प्रेत समझा और ऐसी चोटें पहुंचाई कि उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट हो जाता है क दोषी है क्योंकि सदोष मानववध का। सेकंड हो जाता है क ने कोई अपराध नहीं किया, तथ्य की भूल थी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। थर्ड हो जाता है क हत्या के लिए दायित्वाधीन है। फोर्थ हो जाता है क उपेक्षा नेग्लिजेंस द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 37 का सेकंड होगा कि क ने कोई अपराध नहीं किया, यह केवल मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी। मीन्स सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 76 कह सकते हैं, क्योंकि उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण ऐसा किया है। ओके, सद्भावपूर्वक गुड फेथ में उसे प्रेत समझा और ऐसी चोटें पहुंचाई। तो कोई भी यहाँ पर कोई भी दोषी 40 क्वेश्चन तक हम लोग लगभग ले जाएंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 6 से 7-8 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आते हैं, 8-10 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप इसे ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे और जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 38। कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काट रही है जहां बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी उछल जाती है और पास में खड़े एक बच्चे को जान से मार देती है। और दोषी है कौन से अपराध के लिए? जैसे कि फर्स्ट हो जाता है किसी अपराध के लिए, सेकंड हो जाता है हत्या के लिए, थर्ड हो जाता है सदोष मानववध के लिए, फोर्थ हो जाता है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए। 38 का ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि उसने उपेक्षा किया, नेग्लिजेंस किया। मैंने पहले ही बताई थी वो भरी गोली वाला, मीन्स की भरी गन से उसने चला दिया गोली, मृत्यु कारित कर दिया। तो ये नहीं कहेंगे आप कि किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है।
वो क्या किया कि नेग्लिजेंस किया। जब जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहाँ आपको ज़रूरी था ऐसी जगह लकड़ी काटने का, तो उपेक्षा के लिए वो मृत्यु कारित किया है। 39 ए जो क है, एक बंदूक लेकर जंगल में शिकार करने जाता है, वहाँ उसे छड़ी झाड़ी के पीछे हलचल की आवाज़ सुनाई देती है। क चिल्लाता हुआ वहाँ कोई है, बट वहाँ कोई नहीं बोलता। क ने सोचा जानवर होगा, गोली चला देता है। ब जो झाड़ी में छिपा रहता है उसको गोली लग जाती है, मर जाता है। इस प्रक्रम में फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है क हत्या के लिए दोषी होगा, सेकंड ऑप्शन क विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना का बचाव ले सकता है, थर्ड ऑप्शन हो जाता है क उपेक्षा का दोषी होगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाता है क उतावलेपन का दोषी होगा। 39 का ऑप्शन नंबर सेकंड क विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है। क्यों ले सकता है भाई? सेक्शन 79 के अंतर्गत, क्योंकि उसने क्या किया कि उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण उसने क्या किया कि एक बंदूक को चला दिया। ओके, एंड 40 क्वेश्चन है। 40 आपका हो जाता है लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, फिर आगे वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा है, अभी आईपीसी के बहुत सारे टॉपिक पड़े हुए हैं, तो मैंने सारे जितने भी 1 to 511 जो आपके सेक्शन हैं उससे मैंने पूरे कवर कर दिए हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के भी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे लीगल एप्टीट्यूड के। तो यहाँ पर चलते हैं 40 क्वेश्चन है क और ब आपस में लड़ रहे थे, अपने बच्चों को कंधे पर लिए उसकी पत्नी अलग करने पहुंची। क का मुक्का बच्चे को कमर में पड़ा और बच्चे की मृत्यु हो गई। क किस अपराध के लिए दोषी है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उपहति के लिए, सेकंड हो जाता है घोर उपहति के लिए, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपराधिक मानववध के लिए, एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका हत्या के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उपहति के लिए। उपहति मीन्स हो जाता है हर्ट के लिए, उपहति के लिए, क्योंकि उसने क्या किया कि जानबूझकर नहीं किया है, उसने उपेक्षा के कारण, उपेक्षा मीन्स कर सकते हैं उसने हर्ट के कारण, उपहति के कारण उस व्यक्ति को जो है चोट पहुंचा दी है। तो यहाँ अभी हम लोग ने 41 वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिखी हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो को भी हम लोग देखेंगे। अगर हम इस वीडियो में बनाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक खिंच जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा आगे लीगल एप्टीट्यूड के एमसीक्यू पर डिस्कशन करेंगे। अभी तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो आप स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई करना है तो करना है, एलएलबी में एडमिशन लेना है तो लेना है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।